हेलो, नमस्कार, वणक्कम। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं 11वें चैप्टर की, विच इज ऑफ द साइंस बुक क्यूरियोसिटी फॉर सीबीएसई क्लास 6 स्टूडेंट्स एंड इट्स कॉल्ड नेचर्स ट्रेजर। ट्रेजर का क्या मतलब होता है? खजाना। तो आज जिन बातों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, that is indeed the treasure that we have in this world. Okay, so बहुत मजा आएगा and I have lots of very fascinating photographs to show to you. तो फोटोग्राफ के साथ पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। आपकी एनसीईआरटी बुक्स में इतनी इतनी सी फोटोग्राफ्स होती हैं, उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। ओके, सो द फोटोग्राफ्स दैट आई हैव आर फुल ब्लोन फोटोग्राफ्स ऑन द स्मार्ट बोर्ड। तो उसको देख के समझने में यू विल बी एबल टू रिलेट बेटर, और मैं काफी कहानियां भी सुनाऊंगा उसके साथ साथ। सो लेट्स स्टार्ट। एज यूजुअल एनसीईआरटी में भी कहानी है, स्कूल वेकेशंस, भूमि एंड सूर्या। ओके, भूमि एंड सूर्या की ये कहानी है। उनके स्कूल के वेकेशंस शुरू हो गए हैं। तो वो क्या करते हैं स्कूल के वेकेशंस में? दे गो टू विजिट देयर अज्जी हु इज देयर ग्रैंडमदर। ये स्टोरी सेट की गई है वेस्टर्न घाट्स में, कर्नाटका में। आई एम नॉट सो श्योर वेदर वहां पर ग्रैंडमदर को अज्जी बोलते हैं। आई एम नॉट सो श्योर। ओके, मुझे कन्नड़ा नहीं मालूम है, सो सब्जेक्ट टू करेक्शन। दिस मोर ऑफ ए महाराष्ट्रियन मराठी वर्ड। ओके, Ajji lives in a village on the edge of a forest in the Western Ghats. Now, Western Ghats essentially Kerala में होते हैं and to an extent in Karnataka. Though you could say that it could extend right up till Konkan. Okay, जो पूरा पश्चिमी भाग है, केरल से शुरू होकर कर्नाटका से निकलकर गोवा तक जा सकता है, जो पूरा कोंकण रेलवे का रूट है। ओके, सो द एयर इन द विलेज, जो गांव की जो हवा है, दिस इज समथिंग व्हिच यू विल फाइंड। और जिंदगी में हमेशा, एटलीस्ट अभी के समय में, ये जरूर कीजिए कि अपने शहर से निकल के किसी गांव में जाकर कुछ दिन बिताइए, बिकॉज यू विल रियलाइज दैट द एयर इन द विलेज इज फार मोर फ्रेश। ओके, काफी शीतल हवा रहती है, एक तरह की एक पवित्रता, एक तरह का एक नेचुरल फ्रेशनेस आपको वहां पर स्मेल करने को मिलेगा। ओके, इनहेल करने को मिलेगा। योर लंग्स विल एक्चुअली फील मच बेटर। सो they can see beautiful hills, streams and many interesting plants, animals and birds around them because they are not used to seeing all this। ये सब देखने की उनको आदत नहीं है अपने शहर में। एक दोपहर को भूमि और सूर्या अज्जी से पूछते हैं कि and अज्जी more about the place, अज्जी says this place has several treasures of nature that enrich our lives। कि इस भूमि पर, इस जगह पर, इस गांव में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि एक तरह का खजाना है। You know, it is like a treasure for all of us। The pure air is refreshing and the soil is so fertile that it supports a variety of living beings। और जब soil की बात करें, जब हम इसकी भूमि की बात करें, जो मिट्टी है, उस मिट्टी में ना सिर्फ प्लांट्स पैदा होते हैं। This is something which you may have a misconception about। It's not that it's only the plants, it is also homes to a lot of insects like earthworms। और इसका एक काफी प्रमुख रोल रहता है हमारी बायोडाइवर्सिटी में। So moreover, this place gets plenty of sunlight, which is useful in many ways। Different variety of trees provide food and shelter to animals, including various birds and insects। ये सब हम पहले के चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो ये है, तो आप देखेंगे यहाँ पर पेड़ है, घोंसला है, यहाँ पर इतनी सारी चिड़िया हैं, पहाड़ है, बादल है, राइट। यहाँ पर ग्रैंडमदर का घर है, एक साइकिल है, so that you can do physical exercise। There are cattle, right? There is a small pond जिसमें फिश होंगे। यहाँ पर मुर्गियां हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और कैटल हैं, और बकरियां भी हैं। So you see, it is a very natural kind of an atmosphere। You have a banana plantation, you have paddy plantation, so you have flowers, so you have all kinds of natural scenery। It reminds me of my village। Okay, this is how it used to be in my village। So now Bhumi replies, Ajji, we use water for drinking and growing vegetables। Okay, पानी के हमको क्या फायदे हैं कि हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग सब्जियों को उगाने के लिए, बिकॉज उसमें पानी डालते हैं तभी वो उगती हैं। Ajji says, yes, we need these treasures for our survival and for making our lives more comfortable, because इनके बिना हम किसी भी तरह की जिंदगी भूमि पर इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। Ajji explains the importance of air around us। तो पहले शुरुआत करती है हवा से, और ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। मैं गारंटी दे सकता हूं इसको, इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। ओके, तो पहले हम शुरुआत करते हैं हवा से। आप देख रहे हैं कि अज्जी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही है, दैट इज शी इज सिटिंग अंडर ए ट्री। सो इट इज अ वेरी नेचुरली पीसफुल एटमॉस्फेयर।
और वहां पर आंखें बंद करने के बाद शी इज सिटिंग इन दिस योगा पोज एंड शी इज डूइंग breathing exercise. Okay, pranayam. So you kind of breathe in and breathe out. Feel the lungs की हवा पूरी एयर लंग तक जाए और उसके बाद पूरी तरह से एक्सेल किया जाए. Okay. Bhumi and Surya see Aji performing some breathing exercises. Aji asks them to join her. She says, "I'm taking deep breaths and letting them in out. This helps us get in fresh air in the lungs to stay healthy." Bhumi and Surya sit with Aji and start taking deep breaths. So वो भी वही करते हैं. ये कहते हैं कि टेक ए डीप ब्रेथ. नाउ हम जब ब्रीथ करते हैं हमारा ये होता है कि हम ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं. ये तो आपको मालूम होगा. ऑक्सीजन इनसाइड, कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड. करेक्ट, इतना मालूम है. लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि पूरी हवा में कौन सा गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? अगर आप कहते हैं ऑक्सीजन तो आपका आंसर गलत होगा. ओके, ऑक्सीजन इज नॉट द गैस दैट इज फाउंड इन द मैक्सिमम क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ. ओके, तो हम इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा नहीं है. इस बात को ध्यान रखिए. द गैस विच इज देयर इन द मैक्सिमम क्वांटिटी इज एक्चुअली नाइट्रोजन. Nitrogen is 78% of the air around us and oxygen is only 21% and बाकी का 1% is consisting of various different kinds of gases. तो अगर मैं आपको ये नोट्स में दिखाता हूं, so the gas present in air in maximum quantity is nitrogen which is 78%, oxygen is 21% and other gases make up the remaining 1%. So the question obviously जो पूछा जाएगा, okay, it's a very natural question और आपको इस तरह के प्रश्न पूछने भी चाहिए कि how does our nose detect कि whether to inhale nitrogen और oxygen. हमको तो ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन अगर नाइट्रोजन ही ज्यादा पाया जाएगा तो हमारी नाक को कैसे पता चलेगा कि ये नाइट्रोजन है, इससे कुछ हमको फायदा होने वाला नहीं है. ऑब्वियस क्वेश्चन, राइट? इसका मैं आंसर देता हूं बिकॉज दिस इज एन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ ए क्वेश्चन. और See, it's not about the syllabus. आपकी जितनी भी उत्सुकता हो, क्यूरियोसिटी हो, जानने की जिज्ञासा हो, that should get satisfied with science. साइंस का मजा यही है, ये बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है. ये हमारी दुनिया के बारे में है. तो जितने ज्यादा आप प्रश्न पूछेंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए अंडरस्टैंडिंग करने के लिए. तो हमारी जो नाक है वो एक्टिवली डिटेक्ट नहीं करती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में भेदभाव नहीं करती है. ओके, व्हेन वी ब्रीथ, इंस्टेड द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, जब हम सांस अंदर लेते हैं एंड गैस एक्सचेंज इज हैंडल्ड बाय द अंदर का जो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हैंडल कर देता है. ओके, वो कैसे करता है? आफ्टर इनहेलेशन द एयर रीचेस द लंग्स. लंग्स जो यहां पर है उस वहां पर हवा पहुंचती है. यहां पर ध्यान से सुनिए, यहां पर ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, हमारे खून में ऑक्सीजन चला जाता है, राइट? सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ए वेस्ट प्रोडक्ट, इट जो बाहर निकलना होता है, इट डिफ्यूजेस फ्रॉम द ब्लड टू बी एक्सेल्ड. तो वहां पर उसका आदान प्रदान हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है. ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है ब्लड से. ओके, तो ये तो हो गया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान. समझ में आ गया? अब आप पूछेंगे अरे नहीं सर, नाइट्रोजन का क्या हुआ, ये तो बताइए. नाइट्रोजन का क्या होता है? हालांकि नाइट्रोजन मेक्स अप मोस्ट ऑफ द एयर, इट इज मोस्टली इनर्ट इन द बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में उसका कुछ कामकाज है ही नहीं. ये बिल्कुल वो बैक बेंचर बच्चा है, वो कुछ नहीं करता है. ओके, it does not easily dissolve or participate in significant chemical reactions within our body at normal atmospheric pressure. यानी कि नॉर्मल कंडीशंस में नाइट्रोजन किसी भी तरह की भूमिका नहीं निभाता है. इट डज नॉट प्ले एनी रोल, उसका कुछ रोल नहीं है. वो पिक्चर में सपोर्टिंग एक्टर भी नहीं है, साइड में कहीं पे खड़ा हुआ है. हालांकि वो कई सारे सपोर्टिंग एक्टर हैं लेकिन उनका कुछ रोल नहीं है. रोल हीरो और हीरोइन का है. हीरो कौन है? ऑक्सीजन. ओके, therefore the nitrogen we inhale is mostly exhaled without being used. जो अंदर जाता है बाहर चला जाता है, हमको पता नहीं चलता, उसका कुछ काम ही नहीं है. ओके, वो अंदर आता है ऐसे ही बाहर चला जाता है, कोई उसको नोटिस भी नहीं करता, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है. ओके, ये तो हो गई बात. अब आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं कि डस इनहेलिंग नाइट्रोजन मेक इट डेंजरस फॉर आवर बॉडी? सही बात है ना कि
चाहिए तो हमको ऑक्सीजन। नाइट्रोजन को इनहेल करने से क्या मेरे शरीर को किसी तरह की हानि पहुंच सकती है या नहीं, किसी तरह का डैमेज हो सकता है नहीं? Interesting question. Inhaling nitrogen itself is not harmful to human health. Okay, under normal circumstances, जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स्ड हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन nitrogen makes up about 78% of the air we breathe and it is generally an inert gas, meaning it does not react with our body in a significant way. ये मैंने आपको पहले वाले आंसर में बता दिया, तो मैं साथ साथ आपकी रिवीजन भी करा रहा हूं। लेकिन सी आप सोचेंगे अरे सर ये तो सिलेबस में नहीं है, हमारी मैडम ने बोला। ओलंपियाड देते हो या नहीं? ओलंपियाड देते हो या नहीं? तो ये सब उन सब तरह के एग्जाम्स में काम आएगा। जीके का कोई क्विज होगा, साइंस का कोई क्विज होगा स्कूल में, उसमें काम आएगा। तो अपनी आंखें और कान खुले रखो, जितना ज्यादा ज्ञान बटोर सकते हो बटोर लो, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। However, if you were to inhale pure nitrogen or a gas mixture with insufficient oxygen, इस लाइन पर ध्यान दीजिए, अगर आप प्योर नाइट्रोजन को ही इनहेल करेंगे या ऐसे गैस को इनहेल करेंगे जिसमें ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में नहीं है, दिस कुड बी डेंजरस। लेकिन नॉर्मल एटमॉस्फेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक गैस कंटेनर में सिर्फ नाइट्रोजन है और बोलते हैं कि मैं नाइट्रोजन को इनहेल करने वाला हूं, तब आपको गड़बड़ हो सकती है आपके पूरे शरीर में। Since nitrogen does not provide oxygen, breathing pure nitrogen would lead to हाइपोक्सिया करके एक स्टेट हो जाएगा। इसका मतलब है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी, विच कैन कॉज अनकॉन्शियसनेस, आप बेहोश हो सकते हैं, और इवन डेथ, आपकी मौत भी हो सकती है अगर ऑक्सीजन करेक्ट समय पर सप्लाई ना किया जाए। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना जरूरी है। आप स्कूल में अपने क्लास में इसको शो ऑफ कर सकते हैं कि मुझे सर ने ऑलरेडी बता दिया है, मुझे ऑलरेडी मालूम है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से क्या क्या हो सकता है। तो ऐसे वातावरण में जहां पर नाइट्रोजन displaces oxygen like industrial या lab settings में, the reduced oxygen levels can cause oxygen deprivation. Deprivation का मतलब है कमी। This can happen without the person realizing it, as nitrogen does not have an odor or taste. क्योंकि नाइट्रोजन की ना कोई स्मेल होती है ना ही उसका कुछ टेस्ट होता है। ओके, तो ये हो गई जरूरी जानकारी, ये आपको मालूम होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि कोई भी बच्चा अगर ये वाला चैप्टर पढ़ रहा है, ये नॉर्मल क्वेश्चन उसके दिमाग में आना ही चाहिए। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द चैप्टर। ओके, अब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो द एयर वी सराउंड, ये आप देखेंगे कि 78% इज नाइट्रोजन, 21% इज ऑक्सीजन, और बाकी है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस ऑफ 1%। समझ में आ गया? ब्लू इज नाइट्रोजन, रेड इज ऑक्सीजन, पिंक इज द अदर गैसेस। ओके, ये सब मैंने बता दिया। सो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, है ना। हवा आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन हवा के बारे में कैसे पता चलेगा? जब कोई वस्तु हिलेगी आपको पता चलेगा हवा चल रही है। पेड़ की पत्तियां हिल रही हैं, मतलब ठंडी हवा चल रही है। ओके, तो उसी वजह से, जैसे वो फिरकी होती है ना पेपर का, एक ये होता है गोल 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 घूमता है, उससे क्या पता चलता है कि हवा चल रही है, जिसकी वजह से वो फिरकी मूव कर रही है। फिरकी का मतलब इस तरह से एक डंडी होती है, ये मेले वगैरह में मिलता है, तो इसको हम पेपर से बना भी सकते हैं, तो इसको फिरकी बोलते हैं। ये हवा से चलेगा। नाउ यहां पर आप देख रहे हैं विंड मिल फार्म, इसके बारे में कभी आपने जानकारी की है? तमिलनाडु के बच्चे, राजस्थान के बच्चों को मालूम होगा, बिकॉज इन दोनों प्रदेशों में काफी मात्रा में इस तरह के विंड मिल्स बनाए गए हैं। इसका मतलब क्या है? यानी कि हम विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि हवा के मूव करने से पावर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसका इस्तेमाल हम किसी ना किसी तरह से बिजली को प्रोड्यूस करने के, बिजली के उत्पादन में हम उसका फायदा उठा रहे हैं। हालांकि ये थोड़ी सी लो वोल्टेज, काइंड ऑफ लो वोल्टेज नहीं, the quality of power is not as natural as coming from water, लेकिन इसका भी फायदा हो सकता है। तो तमिलनाडु और राजस्थान में काफी मात्रा में, इवन मध्य महाराष्ट्र में काफी तरह के विंडमिल्स होते हैं। इनफैक्ट हॉलैंड करके एक देश है यूरोप में, जिसको कि नेदरलैंड्स में कहते हैं, वहां पर आप देखेंगे इतनी मात्रा में windmills are there. There are so many windmills. I'll show you a very fascinating photograph. Okay, ये नहीं, ये वहां पर इस तरह के windmills होते हैं। तो आगे आप देखेंगे काफी सारे, हॉलैंड एंड नेदरलैंड्स इज आल्सो द कंट्री ऑफ ट्यूलिप्स।
तो काफी सारे फ्लावर्स होते हैं, ट्यूलिप्स होते हैं, ओके। और यहां पर इस तरह के नेदरलैंड्स, आई हैव बीन देयर ऑलमोस्ट 20 years ago, मच बिफोर यू वर बोर्न। तो वहां पर इस तरह के ओल्ड फैशन विंडमिल्स होते हैं, तो ये इस तरह से घूमते रहते हैं और दे प्रोड्यूस एनर्जी। सो देयर आर लॉट्स ऑफ देम लाइक दैट। अभी जो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे प्रदेशों में है, वहां पर मोर मॉडर्न फॉर्म ऑफ windmills are there which look like this, okay, they are tall। इस तरह से फील्ड्स में आप इस तरह से विंडमिल्स को बना देंगे, इट विल बी इरेक्टेड लाइक दिस, और ऊपर हवा चलने पर इट विल मूव लाइक दिस। सो यू कैन सी दिस, आई हैव सीन दिस अ लॉट इन तमिलनाडु एंड राजस्थान, महाराष्ट्र में भी ये है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द windmill। So the wind rotates the wings of a windmill। Windmills can be used to run flour mills, यानी कि आटे की चक्की वगैरह, to pull up water from a well, तो जिसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत ना हो, और to generate electricity, okay। It's not great quality electricity, but फिर भी होती है। In India there are many windmill farms। Windmill farms मतलब जहां पर कई सारे windmills को एक साथ लगाया जाए, okay। तो मिल के they can produce a significant amount of electricity। A windmill farm is an area that has a large, because see ऐसा है ना, it is a source of energy जो कि कभी खत्म नहीं होगा, हवा कभी खत्म नहीं होगी, तो एक बार ही सेटअप कर दिया, you can use it forever। that is the whole idea, right। it is like solar energy। धूप कभी कम नहीं होगी, सोलर एनर्जी से हमेशा हमको ऊर्जा मिलती रह सकती है। A windmill farm is an area that has a large number of windmills which use the energy of the wind to generate electricity। इस डेफिनेशन को आप याद रखिए अगर आपसे पूछा जाए कि विंडमिल फार्म आखिरकार होता क्या है, ओके। ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। सो मुपंडल विंड फार्म इन तमिलनाडु, जैसलमेर विंड पार्क इन राजस्थान, एंड ब्रह्मान वेल विंड फार्म इन महाराष्ट्र, सम ऑफ द लीडिंग विंडमिल फार्म्स इन आवर कंट्री। ऐसे बहुत सारे हैं, बट दीज आर सम ऑफ द मोर प्रोमिनेंट वंस, ओके। नाउ इनफैक्ट अगर आप हॉलैंड जाए, वन ऑफ द कॉमन मेमेंटोस दैट यू गेट फ्रॉम हॉलैंड इज दिस। तो आप देख सकते हैं वहां पे इस तरह के बड़े बड़े जूते भी बड़े फेमस है। हॉलैंड इज अ कंट्री ऑल्सो फेमस फॉर द फ्लावर्स, ऑल्सो फेमस फॉर चीज। चीज बहुत बढ़िया क्वालिटी की मिलती है, तो वहां पर जो मोमेंटोस हैं इस तरह के होते हैं। सो दे आर ऑल्सो लाइक दिस, विंडमिल का होता है, इस तरह से है, ओके। सो दिस इज अ मोमेंटो दैट आई हैड बॉट फ्रॉम देयर, ओके। सो दिस इज अबाउट विंड, एयर। अब अभी मैं उम्मीद करता हूं एयर के बारे में आपको कोई डाउट नहीं है। अभी हम आगे चलते हैं पानी के बारे में, जो मैंने बोला ना एक पूरे खजाने की बात है। सो भूमि एंड सूर्या हेल्प अजी पानी डालने में, ताकि उनके फूल और सब्जियां वगैरह उगे। मेडिसिनल हर्ब्स इन द गार्डन, मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह के बारे में हमने ऑलरेडी इंग्लिश के चैप्टर स्पाइसेस दैट हील अस में पढ़ लिया है, ओके। थिंग्स लाइक अदरक, टर्मरिक, black pepper, etc. So Ajit teaches them how to water the plant so that every drop is used and none of it goes waste। ये काफी जरूरी है, हमको पानी की कभी भी वेस्टेज नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, एक गाड़ी को साफ करने में इंस्टेड ऑफ यूजिंग हाफ अ बकेट ऑफ वाटर, दे यूज कंटिन्यूअस वाटर। यू सी, वाटर डज नॉट बिलोंग टू यू। आप पानी के मीटर के लिए बिल पे कर रहे होंगे, वो ठीक है, लेकिन पानी कभी ना कभी खत्म भी हो सकता है अगर इफ यू डोंट गेट रेन एट द राइट टाइम, एटसेट्रा। सो पानी we should always use in a manner that is responsible, okay। so we need water for drinking, what else do we need for bathing, for washing clothes, for irrigation, etc, okay। so in सब चीजों के लिए we need water in industrial purposes के लिए। now water covers, ये हमने geography, social science में already पढ़ लिया है कि 2/3 of the earth surface is covered with water। लेकिन इसमें से ज्यादातर समुद्र में है, और समुद्र का पानी क्या होता है, नमकीन होता है, जिसका कि इस्तेमाल आप पीने के लिए नहीं कर सकते हैं, राइट। इट इज सलाइन और सॉल्टी। सो दिस सलाइन वाटर इज नॉट फिट फॉर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल यूज। तीनों के लिए इसका काम आप नहीं कर सकते, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर कहां पे आता है, वाटरफॉल्स, झरने से, नदियों से, तालाब से, पॉन्ड, लेक, एटसेट्रा से, राइट। सो उससे हमको फ्रेश वाटर हमको मिलता है, और वो नीचे अंडर वाटर, ग्राउंड वाटर की तरह चला जाता है, या नदियों में या तालाबों में रहता है, राइट। या आप कुएं से कभी पानी निकाला है, फैसिनेटिंग एक्सरसाइज, और ये जरूर करो। इसीलिए मैं बोलता हूं कभी ना कभी गांव में जाओ, कुएं में से पानी निकालो, डू ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, इट्स वेरी फैसिनेटिंग। माय मदर ऑलवेज टेल्स मी a very interesting story when she was young। I mean, I'm talking about when she was about 10 or 11 years old,
and it was her job to get up at 5:30 in the morning and take water from the well. So the house that she used to stay, I mean, there are a lot of trees and dense vegetation, huge area, okay, and there was this big fat snake, okay, which was there on the rope, okay, us rope pe. So she kind of realized that the thing, so then she pulled the rope back, but then she also realized that the snake can come towards her using the rope. But she was very scared of letting the rope go, because अगर rope चला गया इसका मतलब बाल्टी भी कुएं के अंदर चली जाएगी और मेरी नानी, मेरी मम्मी, उनकी मम्मी मारेगी, okay, डांटेगी. So she was very scared. So she pulled the rope back and started screaming, you know, in Tamil, snake is called Pambu, 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 and then they came. By the time it kind of went back into the well. Okay, so this is a fascinating story that my mother always tells me. Okay, and to my daughter also, she would tell all these stories, and my daughter would be very, when she was young, you know, with a lot of fascination, she would listen to all these stories. Okay, these are real stories about life in a village. Okay, about life in a village, about courage, and about how you react to a particular situation. Okay, so this is how water is used. So how is water wasted? Now you can waste water while taking a shower instead of using a bucket. While brushing teeth, if you keep the tap open, that's wastage of water. While gardening, you have to use water carefully, not like, you know, keep on throwing water. आप किसी से बात कर रहे हैं, से पानी ये हो रहा है, जितने पानी की जरूरत है पौधों को उससे ज्यादा पानी आप डालेंगे तो. Okay, so all these things you have to be careful. Suggest reasons. This is how you do it. मैंने आपको बता दिया कि कभी भी रनिंग टैप को यूज मत कीजिए. एक टब में, एक बकेट में, एक मग में यूज करके उसका इस्तेमाल कीजिए. So this is all how it is. Now the interesting thing is that recycling of water and water harvesting, these are two ways of saving water. Recycling water क्या हुआ कि आपके किचन में, फॉर एग्जाम्पल, आप बर्तन धोए, ओके, उसे पानी इतना गंदा भी नहीं होगा, लेकिन आप उस पानी को, कोई आपके पीछे कोई किचन गार्डन है, या लेट्स से सम काइंड ऑफ फार्म इज देयर, वहां पर उस पानी को आप छोड़ सकते हैं ताकि उसको इरिगेट करने के काम आएगा, राइट. सो यू आर यूजिंग द वाटर, और लेट्स से यू वॉश द कार, ओके, वॉश करने के बाद अगर थोड़ा सा पानी जो बह रहा है, ओके, जो पानी बह रहा है उसको एक कैनाल में आप डाल देंगे और इस तरह के किचन गार्डन में या किसी तरह के फार्म में डाल देंगे, तो पानी का सेकंड टाइम यूसेज हो जाएगा. क्योंकि दैट क्रॉप विल नॉट से कि मेरे को फ्रेश वाटर ही मांगता, ऐसा नहीं है. Unless the water is mixed with any kind of industrial waste, any kind of water is good for the crops. तो आप उस पानी का इस्तेमाल सेकंड टाइम कर सकते हैं. तो ये होता है रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, यानी कि आप बार बार यूज कर सकते हैं. रिसाइकलिंग ऑफ वाटर ऑल्सो इन अ वे दैट आप उस वाटर को प्यूरिफाई करें कि जो वेस्ट है उसको अलग से कलेक्ट कर लें और जो साफ सुथरा पानी है उसको बाहर छोड़े. उसको भी रिसाइकलिंग ऑफ वाटर के रूप में यूज किया जा सकता है. वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है. कि आपकी जो छत है, ध्यान से सुनो, आपकी जो छत है, और कई सारे अपार्टमेंट्स में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है. आपकी जो छत है जहां पर पानी इकट्ठा होता है, नॉर्मली क्या होता है, वो छत से पाइप से निकल के सीधा जमीन पे चला जाता है, वेस्ट चला जाता है, कोई उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाता है. आप क्या कर सकते हैं, उस पाइप को कनेक्ट कर सकते हैं एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट में. ओके, एक पिट में आप बनाएं, उसमें वो पानी पूरा इकट्ठा हो जाएगा, उसमें कुछ कंकड़ वगैरह लगाएं ताकि जो गंद है वो अलग से हो जाए और साफ सुथरा पानी आपके नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाए. तो उससे होगा क्या कि आपके जो नीचे का जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा. समर के महीने में आपको इससे फायदा होगा, आपको वाटर टैंकर को बुलाना नहीं पड़ेगा, उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि आपका नीचे का जो ग्राउंड वाटर लेवल है, क्योंकि आपने इसकी बचत की है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो वाटर लेवल ऊपर रहेगा, तो थोड़ी लेवल पर ही आपको पानी बोरवेल में मिल जाएगा. तो इट इज लाइक सेविंग इन अ बैंक, कि जब आपके पास पैसे हैं, आप हर महीने, हर हफ्ते कुछ ना कुछ अपने अकाउंट में डाल रहे हैं, तो जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं. तो सेम प्रिंसिपल एज इन अ बैंक अकाउंट आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ भी कर सकते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन अर्बन एरियाज जहां पर पानी की कमी होती है. तो यहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करना बेहद बेहद
जरूरी है. You all should be concerned important citizens. आपको पूछना चाहिए अपने पेरेंट्स से, क्या हम हमारी बिल्डिंग में वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, क्या हम वाटर को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं. इसको सिर्फ एक चैप्टर की तरह एग्जाम में आंसर लिखने की तरह मत देखिए. एज सिटीजंस यू शुड ऑल्सो आस्क दिस क्वेश्चन. साइंस इज अबाउट ऑल दैट, कि हम पूछें कि हमारे आसपास सही तरीके से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं. पूछेंगे या नहीं? यस और नो? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. नाउ, हमारे देश में कई सारे रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स वगैरह हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसमें गंद डालते हैं. हम सोचते हैं कि इसमें प्लास्टिक कवर डाल दो, चिप्स खाया, उसका रैपर को ये करो और पानी में डाल दो. इफ दैट इज व्हाट यू आर डूइंग, यू आर बीइंग एन इररेस्पॉन्सिबल सिटीजन. ओके, you are being an irresponsible citizen throwing trash waste material into thing. तो उससे होता क्या है, जब आप देखेंगे साइक्लोन या किसी तरह की आंधी तूफान वगैरह आता है, समुद्र क्या करता है, सारा वेस्ट तुमको वापस उठा के देता है. तुमको फोटो देखनी है, आई विल शो यू a real photograph of that. Okay, this is from Bombay, Mumbai. आप देखेंगे, you are having this, you are seeing the sea link out here. This is the sea. और यहां पर पूरा वेस्ट जो यहां पर इतने सालों से डाला था, उसने पूरा उठा के वापस डाल दिया है. ओके, लो, ये तुम्हारा माल है, तुम ही पकड़ो अपने पास. राइट? सो द सी एंड द ओशन इज ऑल्सो ऑब्जर्विंग कि तुम मेरे अंदर ज्यादा कचरा डालोगे. इट्स लाइक दिस, नो, तुम पड़ोसी के घर, सी हमारा पड़ोसी है, तुम पड़ोसी के घर रोज कचरा डालोगे, वो एक दिन सोचेगा, दूसरे दिन सोचेगा, तीसरे दिन सोचेगा, चौथे दिन उठा के तीनों दिन का कचरा तुम्हारे घर में वापस डालेगा. That's what the sea did here. So should we want such a scene? No. This is all the garbage that we have put into the sea for so many years. So when it gets an opportunity, जब sea में तूफान आता है, वो पूरा कचरा वापस उठा के सूद समेत वापस देता है. So if we don't want this kind of an ugly sight, we should be responsible citizens. Okay? Now, freshwater sources are so pollution. So, discuss with your friends in the class what you can do to reduce water pollution. So, मैंने काफी सारी चीजें बता दी हैं आपको, जो कि जिस पॉइंट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं in order to ensure कि आप सही तरीके से वाटर का इस्तेमाल करें. Polluted water is not fit for consumption by living beings. As freshwater sources are limited, there is a shortage of water in many parts of India. At some places, people have to walk long distances. पानी नहीं होता है तो दूर तक चलना होता है एक घड़े पानी को कलेक्ट करने के लिए. ऐसे भी जगहें हैं इंडिया में. ओके, तो इसीलिए जरूरत है कि हम पानी का इस्तेमाल करें. सभी लोग बिस्लरी किनली से पानी पी के जी नहीं सकते हैं, उसके लिए पैसे लगते हैं. राइट? एंड जुडिशियसली मतलब बुद्धिमानी से. We must also prevent it from being polluted so that water remains fit for consumption by all living beings. In what ways can you this thing? So this is rainwater harvesting. बादल है, बारिश हो रही है, तो यहाँ का जो पानी है, यहाँ पर टेरेस में जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पाइप निकल रहे हैं और इस पाइप को यहाँ पर कनेक्ट किया गया है एक कुएं की तरह. तो इसमें से फिर पाइप निकाल के आप इस पानी का इस्तेमाल बाद में कर सकते हैं. उसी तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट कैसे बनता है, यहां पर इस छत के एरिया से यहां से एक और पाइप निकाला है, इसको यहां पर निकाला है, तो यहां पर आ रहा है, यहां पर उसको एक कंकड़ वगैरह डाल के उसको साफ करने का है, और यहां से एक और पिट बनाया है जो कि और भी डेप्थ पर है, तो यहां पर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है. तो ये जो ग्राउंड वाटर लेवल है ये बढ़ता रहेगा, जिसका कि इस्तेमाल इस घर में रहने वाले लोग कर सकते हैं. तो उन्होंने 2 चीजें की हैं, यहां पर जो पानी है उसको इस पाइप से एक कुएं की तरह, एक ड्रम की तरह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट. सो दिस इज एक्सीलेंट. ये हर घर में होना चाहिए ताकि हम बारिश का पानी को हार्वेस्ट कर सके. हार्वेस्ट मतलब फसल को काटना. तो इसको, ये भी एक तरह की फसल है जो कि हमको वरुण देवता दे रहे हैं, बारिश के देवता दे रहे हैं, इंद्र भगवान जो बोलते हैं हिंदू माइथोलॉजी में दे रहे हैं, और इसका इस्तेमाल आप पूरी तरह से बाकी के महीनों में कर सकते हैं. So this is again very important. So water harvesting is one of the methods for conserving water. In many buildings, rainwater is collected and stored. Collected and stored, ये important words हैं for later use, and this is called rainwater harvesting. Do you know that rainwater is also harvested in many schools, residential societies and homes and schools? Okay,
इट्स एन एज ओल्ड प्रैक्टिस, लेकिन अभी अर्बन इंडिया में इसका चलन ज्यादा हो गया है। दूसरी बात, स्टेप वेल्स आपने कभी देखी है? बाउडी, ओके, स्टेप वेल्स यानी कि ऐसे ऐसे स्टेप्स होते हैं और नीचे बीच में पानी होता है, लाइक यू आर सीइंग हियर, ओके, ऐसे स्टेप्स हैं। ये हमारे कई सारे राजस्थान में, हैदराबाद में है, कई सारे प्रदेशों में, गुजरात में बहुत ज्यादा है। सो यू विल सी दिस काइंड ऑफ वाटर, बीच में पानी होगा जिसका कि इस्तेमाल उस जगह में रहने वाले, उस गांव में रहने वाले लोग या उस शहर में रहने वाले लोग यूज करेंगे। तो यहां से आप लेके यहां पर आप, आई मीन केरला में भी इस तरह के हैं, वहां पर लोग नहाते भी हैं, जनरली दे आर अटैच टू ए टेम्पल, लेकिन यहाँ पर आप पानी कलेक्ट कर सकते हैं और ये अच्छा पानी होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि गंदा पानी होगा, इसको गंदा करेंगे, इसमें प्लास्टिक डालेंगे, ऐसा काम वहां के लोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसी पानी का इस्तेमाल वहां के लोग करते भी हैं। ओके, सो दिस स्टेप वेल्स, इसको बावड़ी कहते हैं इन राजस्थान, वाव कहते हैं गुजरात में। So these step wells have a unique system of water harvesting. They store not only rainwater but also water seeping from nearby lakes, ponds and rivers. So वहां पे ग्राउंड वाटर लेवल रहेगा, तो बाकी का जो साइड में अब 1 किलोमीटर दूर कोई नदी जा रही है, तो वहां का पानी सीप करके भी यहां पर आता रहेगा। सो इट इज अ वाटर बॉडी विच हैज बीन क्रिएटेड। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जिससे आपको ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। ये एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मैंने तस्वीर देखा, तो आप देख सकते हैं ऐसे वाटर पाइप्स करके ऐसे ड्रम्स में पानी इकट्ठा किया जा रहा है। दूसरा जगह उसी तरह से निकाल के आप यहां पर एक छोटा सा एक क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आप गार्डन वगैरह को भी पानी दे सके। इनके घर पे काफी ग्रीनरी है, उसका भी इस्तेमाल वहां पर हो रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ यू डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये हो गई बाउडी। ओके, तो आप देख सकते हैं कितने सारे स्टेप्स हैं, इसीलिए उसको स्टेप वेल कहते हैं, बिकॉज ये कुएं की तरह है। आप देख रहे हैं ये कुएं की तरह है नीचे, लेकिन आप ये लेडीज यहां पर ऐसे जाके यू कैन कम डाउन एंड कलेक्ट वाटर फ्रॉम दिस स्टेप वेल। तो इस तरह से कई सारे स्टेप वेल्स आपको गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना जैसे प्रदेशों में मिलेंगे। ओके, सो व्हाट दे डू इज दैट these step wells have a unique system of water harvesting. They store not only rainwater but also water seeping from the nearby lakes, ponds and rivers. The walls of the trenches, यानी कि जो बड़े-बड़े खड्डे हैं, okay, dug in the ground are lined with blocks of stones that allow seepage of water. ताकि ये जो पत्थर हैं, यहां से वाटर सीप होके यहां पर इसका लेवल बढ़ता रहेगा। ओके, ताकि हमेशा पानी रहे। गर्मी के महीनों में भी इन बावड़ियों में पानी रहता है, ताकि पानी की कभी भी कमी या किल्लत ना हो। ओके, सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आपने सीखा, रिसाइकलिंग एंड रिस्पॉन्सिबल यूसेज ऑफ वाटर के बारे में सीखा, एंड फाइनली दिस स्टेप वेल्स के बारे में सीखा। इन तीनों के बारे में आप पूरी तरह से अपने नोट्स में लिख लीजिए, आप समझ लीजिए। मैंने आपको पिक्चर्स के थ्रू समझाया है, ये ज्यादा आपको रिटेंशन में मदद देगा, ताकि आप विजुअली एक चीज को समझ लेंगे तो बाद में कभी भूलेंगे नहीं। नोट्स कभी कभी भूल जाते हैं, आप रट्टा लगाने की आपकी आदत हो जाती है। रट्टा मत लगाइए, समझिए, अपने दिमाग में उसको इंप्रिंट कर लीजिए, ताकि आप अपने शब्दों में लिख पाए अपने एग्जाम्स में। ओके, सो ये जोधपुर का एक बावड़ी है जो कि राजस्थान में है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22nd of March every year. ओके, तो बेसिकली इट इज टू मेक पीपल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ। सो ये तो हो गया, हैव यू एवर ऑब्जर्व। अब हम आते हैं सूरज की तरफ। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। तरुवर, तरुवर का मतलब क्या है? ये हमने एक कविता में पढ़ा है, आपकी हिंदी के सिलेबस में। तरुवर शब्द याद है? तरुवर का क्या मतलब है? मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मेरे को देखना है कि आपको याद है या नहीं। ओके, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। इट्स अ ब्यूटीफुल भजन ऑन ए सनी डे। नाउ अब हम आते हैं सूरज की तरफ। ओके, सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने ढलने लगा। ओके, भूमि एंड सूर्य आर हेल्पिंग अजीत ड्राई चिलीज। तो मिर्ची को ड्राई करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि काफी अच्छी धूप है। ओके, नाउ क्या होता है? तो she says we use the heat from the sun to dry it. We can use dried chilies when fresh ones are not available. I will give you some to take home. Do you know that the sun is the main source of energy on earth?
ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन इट। तो ऐसा क्यों? अब वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों कि पूरी एनर्जी सूरज से ही आ रही है। तो वी यूज हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। लाइट तो मालूम है ना कि शाम को 6 साढ़े 6 के बाद अंधेरा हो जाता है, क्योंकि सूरज उस तरफ चला जाता है, या अर्थ हैज मूव दिस साइड, कि सूरज सूरज डज नॉट मूव, द अर्थ मूव्स सो दैट द अदर साइड ऑफ द अर्थ इज फेसिंग द सन, एंड वहां पर दिन होता है, राइट। और ऑब्वियसली उससे गर्मी भी प्रदान होती है, जिससे कि काफी फायदे होते हैं। सो भूमि ड्रॉ सब पिक्चर्स की कपड़े सुखाने के लिए, प्लांट्स के लिए, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस, ताकि प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए भी उसके काम आते हैं, तभी ज्यादा पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, एक्सेट्रा। कपड़े आप धूप में सुखाएंगे तभी सूखेंगे, राइट, अदरवाइज दे विल ऑलवेज रिमेन वेट। और 3 फायदे क्या हैं इसके बारे में आप लिखिए, राइट। और 3 फायदे क्या हैं जिससे कि सूरज की के बारे में आपको पता चले। दिस इज योर होमवर्क, आई वॉन्ट यू टू राइट अबाउट इट, ओके। सो वन आफ्टरनून भूमि एंड सूर्या पास बाय द फील्ड, तो टाइम कोड लिख के ये तीनों के बारे में आप लिखिए, ओके, एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो दे सी अ काउ ग्रेजिंग, कि एक गाय वहां पर घास चर रही है, ओके। नाउ दे गेट अ लिटिल कंफ्यूज, सो दे स्टार्ट डिस्कसिंग। सो भूमि कहती है, लुक एट दिस काउ, इट इज ग्रेजिंग इन द ग्रास एंड गेटिंग एनर्जी फ्रॉम इट। नो, आई थिंक दिस काउ इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। तो उसको काउ को एनर्जी कहां से मिल रही है? काउ को एनर्जी डायरेक्टली सन से नहीं मिल रही है, हालांकि उसको विटामिन डी मिल रही है, वो हमने पहले वाले माइंडफुल ईटिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन जो घास बन रही है, जो घास वो खा रही है, वो घास तब तक नहीं होती जब तक उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए सन से लाइट मिलती। तो द ग्रास has been there because of the energy from the sun, and it is eating the grass to get energy, right? That's what is happening. So the cow is standing in the sun, but it does not mean it is getting energy from the sun करके भूमि बोलती है, सूर्य बोलता है। The cow is eating grass, the grass leaves need sunlight to grow, so the main source of energy is the sun. This way the cow gets energy from the sun indirectly. Indirectly it is getting energy from the sun. ये समझ में आ गया देख के? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। So sunlight helps plants prepare food. Sun also provides all the living beings on earth with heat and light. It is their main source of energy. This line is very important. इसको स्टार मार्क कर लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ओके। नाउ इसीलिए पहले जब वो कई हिंदू हाउस होल्ड्स में जब वो तुलसी की प्रार्थना करते हैं, सूरज की भी प्रार्थना करते हैं, बिकॉज इट इज द मेन गिवर ऑफ एनर्जी। नाउ आप देखेंगे, आपने कभी इस तरह के सोलर पैनल कभी देखे हैं? ये इसको कहते हैं सोलर पैनल, ओके। ये कई सारे, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज दैट धूप इस पे पड़ेगी, एंड दीज आर ऑल मेड ऑफ स्मॉल स्मॉल सोलर पैनल्स, जिससे कि एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, पावर की का उत्पादन हो सकता है। इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ सोलर एनर्जी। सो यू आर सीइंग दिस इन अ रूरल एरिया, ओके, दिस इज इन अ रूरल एरिया। वहां पर ही इज क्लीनिंग दिस सोलर पैनल्स। सो इट इज अ फार्मर, ओके, from Rajasthan who is clearing, or maybe Gujarat who is cleaning these kind of solar panels. So होते क्या है? तो solar panels को आप ऊपर रखते हैं, तो कई जगहों पे you can avoid using a geyser, क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, you can use that to operate a geyser, ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा, ओके। सो you use this thing. Similarly स्ट्रीट लाइट्स के लिए भी सोलर पैनल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि धूप होगी या बारिश होगी तो सोलर एनर्जी नहीं आएगी, उसमें स्टोर हो जाएगी। जब भी धूप होगी उसमें स्टोर हो जाएगी, और उसका इस्तेमाल आप स्ट्रीट लाइट्स के लिए कर सकते हैं, गीजर के लिए कर सकते हैं, ओके, ट्रैफिक लाइट्स के लिए कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ, इसके ऊपर देखिए पूरी छत पर सोलर पैनल्स का लगाया गया है। तो इस तरह से काफी, और इनफैक्ट अभी सरकार सब्सिडी भी देती है, पैसे भी देती है फॉर पीपल हु वांट टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स, बिकॉज दे वांट टू एनकरेज मोर एंड मोर पीपल टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स ऑन द टेरेस। सो द सोलर पैनल्स, व्हाट दे डू इज दे कैप्चर द सन्स एनर्जी। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ डू सोलर पैनल्स ऑपरेट। तो आपको आंसर में लिखना है कि द सोलर पैनल्स, जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तब मैं अलग से भी बता दूंगा, द सोलर पैनल्स कैप्चर द सन्स एनर्जी। वो सन की एनर्जी को कैप्चर करते हैं and produce electricity, and the energy from the sun can also be directly used for cooking in a solar cooker. Solar cooker मिलते हैं मार्केट में, और for heating water in a solar water heater, okay, जैसे मैंने कहा गीजर या हीटर का में भी इस्तेमाल किया
जाता है। ओके, नाउ व्हाट, आप जस्ट इमेजिन कीजिए, इसमें अपना दिमाग लगाइए, अगर सूरज नहीं होगा तो क्या होगा। अगर कुछ दिन की छुट्टी लेकर समर वेकेशन में सूरज निकल जाए कहीं और जगह पर, तो जस्ट सोचिए, इसके बारे में एक बड़ी फैसिनेटिंग कहानी आप लिख सकते हैं कि अगर सूरज नहीं होगा, कुछ दिनों की छुट्टी पर चला जाएगा तो होगा क्या, राइट? यू कैन क्रिएट ए वेरी फैसिनेटिंग चिल्ड्रन स्टोरी फ्रॉम दिस. So one cannot imagine life on earth without the sun. The sun is the main source of energy on earth. Plants get energy from the sun and produce food. Animals get plants, eat plants and grow. We get food from both plants and animals. This cycle on earth is possible due to the sun. तो अगर just imagine सूरज नहीं होता तो plants food नहीं produce कर सकते थे, animals would not be able to survive, human beings will not be able to survive. So ये जो पूरा cycle है वो चलता किसकी वजह से? सूरज की वजह से. Okay, so we are all dependent on the sun as the main source of energy. So ये हो गया सूरज के बारे में. तो हमने क्या क्या सीखा? हवा के बारे में सीखा, पानी के बारे में सीखा और सूरज के बारे में सीखा. अब हम चलते हैं जंगलों की तरफ. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो यहां पर she takes them into a forest and she says forests are large areas with dense growth of various types of plants. Because जंगल क्या होता है? वहां पर अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं. Okay, some are medicinal, some are fruit bearing, some are for क्या बोलते हैं, herbs, spices, अलग अलग तरह के पेड़ और पौधे होते हैं. तो वहां पर she collects नेल्लिका. नेल्लिका is आंवला. ओके, इसको कि गूसबेरी कहते हैं. They are fallen on the ground, जो लाइट ग्रीन कलर के होते हैं. ओके, अगेन माय मदर हैज वेरी फैसिनेटिंग स्टोरीज टू टेल अबाउट आंवला. आंवला को अगर आप खाएं और उसके बाद आप पानी पिए, पानी विल टेस्ट वेरी स्वीट. Okay, और आमले का अचार, if your mother or grandmother makes it, it's very tasty. I mean, my mother makes it very tasty, आमले का अचार. Okay, Ajit tells them we have a tradition in the village not to pluck fruits from the trees. कि हम पेड़ों में से फल नहीं तोड़ते हैं. ये जानवरों के लिए है, बंदर के लिए है या किसी और तरह के पक्षी के लिए है. उनके लिए फल हैं, जो नीचे गिर गए हैं उन्हीं को हम बटोरते हैं. हम पेड़ों में से सीधा फल नहीं तोड़ते हैं. They are left for the animals and birds to eat. So it's a very nice kind of a philosophy. So you are seeing she's encouraging her grandchildren to collect the fruits which have fallen on the ground. पीछे आप देख रहे हैं हिरन वगैरह है. These are squirrels, okay, which also eat fruits and nuts. Now, forests are a natural home for many wild animals, including birds and insects. Forests provide food and shelter to them. In nature, every animal depends on other life forms for survival. द डाइवर्सिटी, ये पूरा जो इनका हैबिटेट है उसके बारे में बात की जा रही है. फॉरेस्ट कटिंग, तो हमको फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखना है. बिकॉज अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो आपका शेर, आपका भालू, आपकी लोमड़ी सब आपके घर में आ जाएगी. अभी कुछ ही दिनों पहले उत्तर प्रदेश से स्टोरीज आ रही हैं, राइट, जहां पर 2 वुल्व्स, भेड़िए गांवों में घुस गए हैं, बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं, बच्चों पर हमला कर रहे हैं. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वहां वो उसमें कमी हो रही है. मानव जो है उसमें अपना डेरा जमाने की कोशिश कर रहा है. तो उनके घरों में हम जाके घुसेंगे तो वो आपके घरों में घुसेंगे, राइट? सो दैट इज समथिंग वेरी डेंजरस. सो फॉरेस्ट कवर हैज बीन डिक्रीजिंग एंड दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. हम वहां पर अपने घर बना रहे हैं, वहां पर हम अपनी पोचिंग कर रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, तो उससे काफी खतरा है. तो जो श्रिंकिंग फॉरेस्ट कवर है ये काफी घबराने वाली बात है, काफी चिंता की बात है. इट टेक्स, हम काफी लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज कर रहे हैं. इट टेक्स मेनी इयर्स टू ग्रो ए न्यू फॉरेस्ट और रिस्टोर लॉस्ट फॉरेस्ट. देयरफॉर वी मस्ट प्रिजर्व एंड यूज फॉरेस्ट रिस्पांसिबली सो दैट दे गेट एनफ टाइम टू रीजनरेट. ऐसा नहीं है कि एक पेड़ को काटने में आधा घंटा लगेगा, एक पेड़ को उगाने में सालों साल लग जाते हैं. तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए. यू ऑल नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस, बिकॉज जिस तरह का वातावरण होगा उसी से आपको बाकी सभी चीजें मिलेंगी. धूप मिलेगी, बारिश मिलेगी, नहीं तो क्लाइमेट चेंज के चलते बाढ़ आएगी, अर्थक्वेक्स आएंगे, सुनामी आएगी, साइक्लोन आएगा. इन सब बातों से आपको बच के रहना पड़ेगा. इसीलिए हम भारत में वन महोत्सव का आयोजन करते हैं जुलाई के महीने में. इट इज अ फॉरेस्ट फेस्टिवल ड्यूरिंग विच न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज आर प्लांटेड एंड अवेयरनेस अबाउट रेस्पेक्टिंग फॉरेस्ट रेज. कि हम जंगलों में और नए नए पौधे लगाएं ताकि आप अगले जनरेशन के लिए, पेड़ के लिए आप अभी से नींव डाल रहे हैं. अभी हम पौधे लगाएंगे तो अगले 20, 30, 40 साल में वो बड़े पेड़ बन के आप अगली जनरेशन के काम आएंगे. सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन
नीड्स टू डू। तो ये होता है वन महोत्सव के अंदर, जो कि जुलाई महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। एक हफ्ते का ये प्रोग्राम रहता है और ये एम रहता है टू इंक्रीज द ग्रीन कवर। ग्रीन कवर मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ और पौधे लगाना। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपसे फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है कॉल्ड द चिपको मूवमेंट। ऐसा हो रहा था कि देश के कुछ जगहों पर, और ये शुरुआत की थी एक व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा, जिनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी, मैंने उनका इंटरव्यू वगैरह भी किया था, काफी अच्छे व्यक्ति थे। तो उन्होंने ये शुरुआत की थी कि अगर पेड़ों को बचाना है तो कई सारी औरतें आई, कई सारे लोग आए और उन्होंने पेड़ों को हक करना शुरू कर दिया। इसी से नाम आया चिपको। चिपको का मतलब है यू गेट अटैच टू द ट्रीज, कि आप पेड़ को पकड़ लो, तो अगर पेड़ को काटना है तो पहले मेरे को भी काटना पड़ेगा। तो इसकी वजह से लोगों ने कहा कि हाँ, ऑफिशियल्स ने कहा कि हाँ, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। सो ये चिपको मूवमेंट काफी प्रसिद्ध हुआ। ये शुरुआत की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने। वन सच मूवमेंट इज द चिपको मूवमेंट। इट स्टार्टेड इन द अर्ली 1970s इन उत्तराखंड, जब पहले उत्तर प्रदेश में था। और लोकल women actively participated in the movement. They encircled and hugged the trees to protect them from being felled. Felled मतलब काटने से। So इस तरह से they used to surround the tree and hold the tree, ताकि कोई भी उसको आकर काट ना पाए। तो इसी से नाम आया चिपको। चिपको। ओके, आई होप मजा आ रहा है, सो तो नहीं गए। During their walk in the forest, Bhumi and Surya noticed that there are a lot of leaves on the ground, कि काफी सारे पत्ते, मुरझाए हुए पत्ते, हरे पत्ते, पीले पत्ते सब नीचे गिरे हुए हैं। एंड द सॉइल फील्स डैम्प, यू नो, कि थोड़ी सी नमी है। जो नीचे की जो मिट्टी है, भूमि है, वो थोड़ी सी, उसमें थोड़ी नमी है, मॉइस्ट है। ओके, सो अजी कहती है कि द रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड ऑन टू द सॉइल। ये तो मालूम है ना, नीचे जितनी भी जड़ें जाती हैं वो एक तरह से मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं। अगर जड़ें नहीं होती, अगर समझ लो प्लांट की नीचे जड़ें नहीं होती, मैंने पहले चैप्टर में आपको दिखाया था जड़ के साथ, जड़ें नहीं होती तो मिट्टी लूज हो जाती और मिट्टी हमेशा बह जाती। तो जड़ों से मिट्टी को टाइट होल्ड करके रखने में, जैसे लड़कियां होती है ना, बालों में क्लिप लगाती हैं, क्यों लगाती हैं? ताकि वो बाल एक साथ रहें, या रिबन से बांधती हैं ताकि बाल एक साथ रहें। सेम फिलॉसफी। So the roots of plants hold on to the soil and prevent it from being washed away. The leaves that fall from the trees decay, यानी कि वो गल जाते हैं, and enrich the soil with nutrients. लेकिन जो पत्ते गल के भूमि में ही मिल जाते हैं, they are also a source of nutrients, because उन पत्तों में भी ऐसा कुछ है जिससे कि भूमि को और भी ज्यादा enrich किया जा सकता है। This soil is used by new plants and trees to grow. This is an example of recycling in nature. ताकि पत्ते मुरझा के नीचे चला जाए, ऐसा नहीं है कि उसका रोल खत्म हो गया, मर गया, तो ऐसा नहीं है। वो पत्ते सॉइल को एनरिच करते हैं, जिससे जो नए प्लांट्स हैं उनको ज्यादा न्यूट्रिशन मिले सॉइल के थ्रू। ओके, जितनी भी भूमि है, मिट्टी है, उसमें और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आए, जिससे कि प्लांट और उभर कर पैदा हो, ओके, बड़ा हो। सो दैट इज व्हाट द थिंग। सो दिस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग इन नेचर। तो अब हम आते हैं सॉइल, रॉक्स और मिनरल्स के ऊपर, पांचवा पोर्शन। So what she is doing is to prepare the soil to grow vegetables. यहाँ पर आप देख रहे हैं पत्ता गोभी है, cauliflower she is growing, or maybe it's cabbage. Okay. Bhumi, Surya and Aji come back home from the forest. Bhumi and Surya help Aji in preparing the soil in the garden to grow vegetables. Okay, ये सब हो गया। तो Bhumi could see small pebbles, की छोटे छोटे कंकड़, roots of plants and a few earthworms. Earthworm देखे हैं? Which are small like this, they keep moving like that. उससे क्या फायदा? आपको लगता है अरे कितने गंदे इंसेक्ट्स हैं। नो नो नो, दे आर नॉट डर्टी इंसेक्ट्स, दे आर एक्चुअली वेरी यूजफुल। आई विल शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो अर्थवर्म्स आर नेचुरल एजेंट्स दैट हेल्प इन टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल, कि सॉइल को लूज करने में, ताकि वो नीचे वाला लेयर ऊपर आए, ऊपर वाला लेयर नीचे जाए, बिकॉज जितना नीचे होगा इट विल बी दैट मच मोर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो इट हेल्प्स इन टर्निंग द सॉइल। जैसे नए क्रॉप को नए बीज को लगाने से पहले किसान क्या करता है? ट्रैक्टर से या बैल के साथ ही प्लॉज द फील्ड, PLOUGHS, ही प्लॉज द फील्ड, यानी कि मिट्टी को एक तरह से लूज करके, ओके, ताकि उसमें बीज डालो, सो इट विल काइंड ऑफ ग्रो मच बेटर। तो उसको लूजन करने का काम, तो अर्थवर्म भी यही काम करती है। आई विल शो यू समथिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग, जिसमें भी अर्थवर्म का रोल रहता है। तो उसमें दैट इज सॉइल विच इज वेरी रिच
इन न्यूट्रिएंट्स। अगर उस तरह की मिट्टी को आप अपने गमलों में डालेंगे, आपके गुलाब के फूल, आपके लिलीज, जो भी आप प्लांट्स प्लांट करें वो बहुत ही अच्छे आएंगे, बिकॉज उसमें वेरी रिच नेचुरल फर्टिलाइजर होगा। सो माय डॉटर व्हेन शी वाज इन क्लास 10, she had done this project. Okay, now you can see this is my daughter, her name is Tejaswini. So this is a place which she had gone to as part of her project. तो आप देख सकते हैं she is holding this kind of soil which is full of earthworms वगैरह. So it is very rich soil because वो earthworms से वो काफी जो soil है पूरी लूजन हो जाती है. तो इसमें जो कंपोस्ट है जिसमें कि अलग अलग तरह के वेस्ट मटेरियल, ड्राइड लीव्स एक्सेट्रा आर देयर. सो दिस इज वेरी रिच. अगर इस मिट्टी का इस्तेमाल आप किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उससे उसको काफी फायदा होगा. सो दिस वाज पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट. सो दिस इज द फोटोग्राफ फ्रॉम देयर. ओके, नाउ ओके, ये सब आपके एक्सपेरिमेंट करने के लिए है. So there are many things in the soil such as sand, insects and worms. There may be small organisms that we cannot see with our naked eyes. The plants and animals also become part of the soil as they decompose and decay. The soil samples collected from different places may be of different colors. अभी आप देखेंगे कुछ जगह पर जैसे राजस्थान वगैरह में ज्यादा रेतीली जमीन होती है. अगर आप तेलंगाना, महाराष्ट्र में देखेंगे यहाँ पर आपको मिट्टी थोड़ी सी चिपचिपकी नजर आएगी. यहाँ पर ज्यादातर इसको कहते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, थोड़ी चिपचिपकी मिट्टी होती है. कई और दूसरी जगह पे जाएंगे वहां पर थोड़ी सी और सूखी काइंड ऑफ सॉइल मिलती है. तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की मिट्टी मिलती है जिसमें कि अलग अलग तरह के प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं. राइट, यहाँ पर जैसे कॉटन इज ग्रोन ए लॉट. राइट, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह में शुगर केन इज ग्रोन ए लॉट, कर्नाटक में भी. तो अलग अलग प्रदेशों में, बंगाल में जाए वहां पे जूट ज्यादा उगाया जाता है. राइट, सो अलग अलग प्रदेशों में यू विल फाइंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स बीइंग ग्रोन. So have you ever wondered how soil is formed? Now इस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है. Soil is formed by the disintegration, यानी कि अलग अलग हो जाना, टूट जाना, breaking apart of rocks. जितने भी पत्थर हैं उसके टूटने से, जो गर्मी से, धूप पड़ने से rocks over a period of time can break. Okay, water and living organisms over a long time, thousands of years. और ये एक दो साल में ऐसा नहीं है कि पिछले 10 साल में हुआ, ये हजारों साल से रॉक्स के ब्रेक करने से वो पूरी तरह से सॉइल या मिट्टी बन जाती है. इसमें हो सकता है यहां पर पूरे पहाड़ हो, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे हैव ऑल बिकम सॉइल. ये प्लॉइंग की मैंने भी बात की थी ना, लूजनिंग ऑफ द सॉइल. दिस इज व्हाट द फार्मर डज विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग. और ही कैन यूज अ ट्रैक्टर. अगर उसका पैसा है ट्रैक्टर खरीदने के लिए तो ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल कर सकता है. So some are good for growing certain types of plants while some are good for making bricks for buildings. कि कुछ तरह के मिट्टी से आप देखेंगे कि ईंटें बना सकते हैं ब्रिक किन्स में. ब्रिक्स बना के उसको गर्म करो और हीट अप करो तो वो एक ईंट की तरह बन सकती है जिसका कि इस्तेमाल आप घर बनाने में भी लगा सकते हैं. तो forests have a variety of soils and soil is a precious treasure that supports biodiversity. अगर आप सोचें कि आपके पास मिट्टी नहीं होती तो आप करते क्या? पूरी बिल्डिंग बना के छोड़ देते क्या? बिल्डिंग भी नहीं बना पाते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. तो आप रियलाइज करेंगे ये पूरा खजाना है कि अगर ये सब चीजें नहीं होती, हवा, पानी, जंगल, सॉइल, धूप, ये सब नहीं होती, सूरज नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे. राइट, सो वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट वी हैव दिस काइंड ऑफ ए ट्रेजर. तो इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है. So you may have seen rocks in your surroundings. Rocks are used in the construction of houses, buildings, temples, roads, dams. हर चीज में आपको पत्थर की जरूरत पड़ेगी. राइट, स्लेट इज यूज्ड फॉर रूफिंग. इस तरह से ये स्लेट का इस्तेमाल होता है रूफ बनाने में और ये ज्यादातर हिली एरियाज में इसका इस्तेमाल होता है. देन ग्रेनाइट, आप देखेंगे अपने किचन में आपने शायद ग्रेनाइट टॉप डाला होगा. ये ग्रेनाइट भी एक तरह का रॉक है. ओके, ग्रेनाइट टॉप या मार्बल फ्लोरिंग करते हैं, ये भी एक तरह का रॉक है. तो इसका इस्तेमाल आप पूरी तरह से अपने आसपास कर रहे हैं. ब्रिक्स विद विच योर वॉल्स आर मेड, मार्बल फ्लोरिंग आपने अपने घर पे की है, वो भी एक रॉक है. ग्रेनाइट टॉप आपके किचन में, वो भी एक तरह का रॉक है. राइट, ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन यूजिंग रॉक्स टू मेक टूल्स सच एज हैंड एक्सेस. किसी तरह के टूल्स का इस्तेमाल भी उसी तरह से हो रहा है. ये हो गया ब्रिक्स, ये हो गया अलग अलग तरह के पत्थर. ओके, आप इस तरह से देखेंगे मार्बल मेनली राजस्थान वगैरह में बनता है, संगमरमर. तो पूरी तरह से मार्बल की
ये वर्कशॉप्स यहाँ पर हैं। तो उसी तरह से व्हाट आर रॉक्स मेड ऑफ, दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, ये तो मालूम होगा आपको। इंपॉर्टेंट मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, गोल्ड, सोना। जैसे आप कभी कोलार गोल्ड फील्ड्स में गए हो, ओके, तो वहां पर आपको मिलेंगे कि पत्थर में सोना होता है। कई कई साल, जब मैं 9th क्लास में था या 10th में था, तब गया था कोलार गोल्ड फील्ड्स, माय अंकल यूज्ड टू वर्क देयर। तो वहां पर आप देखेंगे, तो वहां से हमको एक ये भी मिला था, यू नो, कि यू कैन सी इट वाज शोन कि नो गोल्ड आपको चमकता हुआ पत्थर के अंदर दिखेगा, तो उसके अंदर से गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ऐसे भी पत्थर है जिसमें से भी गोल्ड निकाला जाता है। साउथ अफ्रीका वगैरह में डायमंड्स निकाले जाते हैं, राइट। कॉपर एंड आयरन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स। मिनरल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोप्लेन्स। अगर आपके पास मिनरल्स नहीं होंगे, आपकी गाड़ी का मेटल कहां से बनेगा, दरवाजे कहां से बनेंगे, बस कैसे बनेंगे, ट्रेन कैसे बनेंगे, एरोप्लेन्स कैसे बनेंगे। तो हर चीज के लिए इस तरह के मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, कार्स, एवरीथिंग, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, हर चीज के लिए हमको गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट, आपका मोबाइल फोन है, हर चीज के लिए आपको किसी ना किसी तरह के मेटल की, मिनरल की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से आपको दिखता है। इसी तरह का पत्थर भी है मेरे पास, ओके। तो अलग अलग पत्थरों में अलग अलग तरह के मिनरल्स आपको मिलेंगे। आप इसमें देखते हैं नेचुरली अकरिंग गोल्ड, तो इसमें देख रहे हैं आपको, इसमें सोना दिखाई दे रहा है, ये पत्थर है और इसमें से सोने को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ओके। So rocks play a vital role in our lives. It takes thousands and millions of years. तो rocks बनते हैं। एंड फाइनली हम चलते हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? नाउ फॉसिल फ्यूल्स, अभी हम गाड़ी में पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, अभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, लेकिन डीजल का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं। ये सब भला कहां से आते हैं? इन सभी को फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या है? फॉसिल फ्यूल्स का मतलब है कि पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, ओके। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम along with natural gas and coal are commonly called fossil fuels. फॉसिल फ्यूल्स में पेट्रोलियम, कोल मतलब कोयला। आप देखेंगे जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर, जहां पर भी चूल्हा का इस्तेमाल होता है, आजकल तो काफी कम हो गया है क्योंकि गैस सिलेंडर्स सप्लाई किए जाते हैं, लेकिन चूल्हे को डालेंगे, मेरी नानी के घर में ऐसा होता था, कोयले को डालते थे या लकड़ी को जलाते थे, फिर उसको करके हवा डालना पड़ता था, आग जलती थी और उस कोयले का इस्तेमाल होता है। लेकिन उस कोयले से आंखों में जलन होती थी एंड इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर द एनवायरनमेंट, काफी पोल्यूटिंग होता है। लेकिन ये सभी फॉसिल फ्यूल्स हैं। ये फॉसिल फ्यूल्स बनते कैसे हैं? दे आर फॉर्म्ड एसेंशियली फ्रॉम द रिमेनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स दैट गॉट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ। जितने भी पेड़ पौधे वगैरह हैं और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मर गए वगैरह, वो जमीन के अंदर जाके धस गए, राइट। हजारों सालों से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे ऑल बिकम फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स इस तरह से बनते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको जानना जरूरी है कि फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल्स दीजिए, और फॉसिल फ्यूल्स किसको कहते हैं वो आपको इस पैराग्राफ में से लिखना पड़ेगा। आई होप दैट इज क्लियर। एंड दे वर कन्वर्टेड टू पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल। सो ये 3 टाइप के फॉसिल फ्यूल्स हैं, इसके बारे में आपको याद करना जरूरी है। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल। इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स फॉर दिस फ्यूल्स टू कम। ये 10-20 साल में नहीं बने हैं, 100-500 साल में नहीं बने हैं, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स से बन रहे हैं और उसी का इस्तेमाल हम आज भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक लिमिटेड स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहेगा। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल हमको ध्यान से रखना पड़ेगा। पहले जो रेलवे ट्रेन थी उसमें भी कोयले का इस्तेमाल होता था। आप कोयले को डालते थे आग में, उसी से स्टीम इंजन चलती थी, तभी वो धुआं निकलता था। अभी पूरा इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स आ गए हैं तो बिजली पर चलती हैं, तो ज्यादा इस्तेमाल कोयले का नहीं होता है। सो नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। आप जो गैस सिलेंडर लेते हैं, राइट, दैट्स आल्सो नेचुरल गैस। या सीएनजी से जितनी गाड़ियां चलती हैं वगैरह दिल्ली जैसे सिटीज में, दैट्स ऑल ऑन नेचुरल गैस. So it is used for cooking and for generating electricity. Nowadays it is used in the form of compressed natural gas, CNG. जो मैंने कहा CNG का फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल्स, यानी कि पेट्रोल और डीजल के बजाय आप CNG का इस्तेमाल करें। पीछे गैस सिलेंडर रखा होता है डिक्की में। इट इज ए क्लीनर फ्यूल देन पेट्रोल और डीजल। इसमें पोल्यूशन थोड़ा कम होता है। Coal is mainly used for the production of electricity. It is found in several parts of India.
जैसे झारखंड में बहुत ज्यादा कोयला मिलता है, उड़ीसा में टू एन एक्सटेंट, बट मेनली इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ बंगाल, टू एन एक्सटेंट ऑल्सो इन छत्तीसगढ़. सो अर्लियर कोल, लकड़ी या जो गोबर के जो डंग केक्स थे, दे वर यूज्ड एज फ्यूल्स. नाउअडेज लेस पोल्यूटिंग नेचुरल गैस एंड एलपीजी, जो हम एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, उससे कुकिंग वगैरह का होता है. सो यू सी दिस इज अ डीजल का नेचुरल गैस का टैंक, दिस इज अ पेट्रोल बंक, ये कोयले का रैक है. ओके, सो फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटीज, या इसीलिए जरूरत है कि हमको ध्यान से इसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता है. तो अगर हम इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो हो सकता है कि एक दिन ये पूरा खत्म होने के इसके पूरे चांसेस हैं. और जब ये बर्न होता है, स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर प्रोड्यूस, जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है. तो इसलिए इस पे ओवर डिपेंडेंस करना ये ठीक नहीं होगा, इसको कम यूज करने की जरूरत है पूरे विश्व में. ओके, लास्ट में आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज विच आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. आजकल रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है. इसका मतलब क्या है? ओके, नेचर्स ट्रेजर्स फिल आवर नीड्स. तो इसमें द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. ये तो बात समझ में आ गई. जो हमको डायरेक्टली नेचर से मिलता है उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, फर्नीचर, सोलर पैनल्स, bicycles make our life comfortable. All such resources created by human beings are called human made resources. ये सब हमने बनाया है तो इसको human made resources कहेंगे. लेकिन इस पे और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे अज्जी ने कहा कि only collect those आंवला जो कि नीचे गिर गए हैं, बाकी पेड़ पे स्क्विरल्स के लिए, बाकी जानवर और चिड़ियों के लिए छोड़ दो, राइट? तो उसी लिए बिकॉज दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कि वो फिर से उग जाएंगे, राइट? So what she's saying, the seeds from the droppings of animals and birds would enable new trees to grow, though it would take some years before we get, because चिड़िया एक पेड़ एक फ्रूट खाएगी, then it will take it somewhere else, वहां पर उसके बीज ड्रॉप करेगी, वहां पर अगर सिचुएशन करेक्ट रही, मॉइस्चर और वगैरह रहा, तो वहां पर अलग पौधा ग्रो होगा, वो कई साल बाद वो खुद ब खुद पेड़ बन जाएगा. तो इसी तरह से नेचुरल वे में और हमारे जंगल और प्लांट्स ज्यादा ग्रो होंगे. Such resources which we get renewed, replenished or restored within a reasonable period of time are called renewable resources. यानी कि जो फिर से रिन्यू हो सके. कहते हैं ना कि मेरा मेंबरशिप था, ओके, वो मार्च में खत्म हो गया, अभी मैं उसको रिन्यू करना चाहता हूं, तो आप उसको रिन्यू कर पाते हैं. लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं कि मार्च के महीने में खत्म हो गया, इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, आपकी मेंबरशिप इस क्लब में रिन्यू नहीं हो सकती, तो उसको नॉन रिन्यूएबल कहेंगे. ओके, तो ये हो गए रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो हवा, पानी और जो जंगल है, दे आर एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूअल, बिकॉज हवा कभी खत्म नहीं होगी. पानी अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो पानी भी कभी खत्म होपफुली नहीं होगा. हमारे जंगल अगर हम सही देखभाल करें, हमारे जंगल भी कभी खत्म नहीं होंगे. सो दे आर ऑल रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कोयला हुआ, ओके, those are all non-renewable sources of energy resources, because वो कभी ना कभी they can, एक बार यूज कर लो तो वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं. they are not produced or replenished within a reasonable period of time, because millions of years लगेंगे उसको फिर से बनाने में. तो इसलिए उसको सावधानी से उसका इस्तेमाल करने की जरूरत है, उसको वेस्ट नहीं करना है. तो बिकॉज टू प्रोड्यूस इट अगेन, बिकॉज एक प्लांट में गेट again be able to produce fruits within a period of 5 to 10 years, lekin this will take millions of years. So therefore we have to be more careful as far as the usage of the non renewable resources are concerned. तो मैं उम्मीद करता हूं renewable resources और non renewable resources के बीच में आपको अंतर समझ में आ गया. इसको किस तरह से हमारा रवैया क्या होना चाहिए, what should be our attitude towards these resources, that also I hope you have understood. तो ये हुआ they try to understand कि when we are using electric vehicles, okay, उससे किसी तरह का पोल्यूशन नहीं होता है. और आजकल तो सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ज्यादा जोर दे रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आप ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इससे कम प्रदूषण होता है, कम पोल्यूशन होता है. whereas if you use a petrol or a diesel vehicle, उससे you will be causing pollution in the environment. Okay, so that is something which is very important. As responsible citizens we have to be careful about these things. Okay,
So this is all the activities that you need to do. Ki washing clothes may you make use of water, making clay toys you are using the soil, collecting firewood you are using make use of the forest resource of wood, making kites you are using paper comes from wood comes from trees, having breakfast it is again to do with the different plants that are producing the food for you. So these are all the natural resources which come. So what Mahatma Gandhi said is so very important. He said that earth provides enough to satisfy every man's need. कि अर्थ जो पृथ्वी है हर व्यक्ति के जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए इट प्रोड्यूसेस एनफ. ये भूमि हमको बहुत कुछ देती है, लेकिन जब आदमी लालची हो जाता है, बट नॉट फॉर एवरी मैन्स ग्रीड, लेकिन आदमी जब लालची हो जाता है कि मुझे ये भी चाहिए मुझे वो भी चाहिए, तब मुश्किलें पैदा होती हैं. तो जरूरतों के लिए है लेकिन लालच के लिए नहीं है. सो दैट्स व्हाट महात्मा गांधी सेड. सो ये कीवर्ड्स हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए क्योंकि दिस चैप्टर लंबा है, काफी टाइम लगा है, मेरा गला खराब हो गया है. तो लेकिन this is an important chapter also from the exam point of view and also from the point of view of understanding कि आपको as responsible citizens क्या करने की जरूरत है. तो अपने आसपास की जगहों को देखिए, आप देखिए कि क्या सभी लोग रिस्पॉन्सिबल तरीके से बर्ताव कर रहे हैं या नहीं, और अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसको टोकिए और कहिए हमने ये सीखा है, आपको ये करने की जरूरत है. ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 11 of science textbook Curiosity for CBSE class 6. I hope you have understood. मजा भी आया, काफी कुछ सीखने को भी मिला, और क्या क्या याद करना है वो मैंने ऑलरेडी आपको मार्क करा दिया है. ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू.